हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम गति चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार आप ग्राफीय विधि से यानी कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू गति का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम अपने दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेग समय संबंध के लिए समीकरण एवं समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार आप ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी, यह मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु क्या कर रही है, सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गति कर रही है। यह मानकर चलते हैं विद्यार्थियों कि अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से सीधी रेखा में गति कर रही है तो उस वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग, त्वरण तथा तय की गई दूरी को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थी, ये मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है तो एक निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में उस वस्तु के वेग, त्वरण और उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, उस वस्तु के वेग, त्वरण और तय की गई दूरी को गति के समीकरणों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, इन गति के समीकरणों को दिया किसने था? इन गति के समीकरणों को आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो विद्यार्थियों, गति के समीकरणों के द्वारा आप किसी भी वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल में उस वस्तु के वेग, त्वरण तथा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो गति के समीकरण विद्यार्थियों कितने प्रकार के होते हैं जो आइजैक न्यूटन ने दिए थे? गति के समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वेग समय संबंध के लिए समीकरण, जो कि होता है v = u + at। सेकंड है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, s = ut + ½ थर्ड है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, 2as = v² - u²। तो विद्यार्थियों, पहला जो समीकरण है वेग समय संबंध को बताता है, यानी कि वेग का जो संबंध है वो समय के साथ बताता है। सेकंड जो आपका गति का समीकरण है वो समय का स्थिति के साथ संबंध को बताता है। और जो थर्ड आपका गति का समीकरण है वो आपके वेग और स्थिति के बीच संबंध को बताता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो u है वो प्रारंभिक वेग है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। जो v है वो आपका अंतिम वेग है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। जो आपका a है वो है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। यहाँ पर जो t है वो आपका है समय, और जो s है विद्यार्थियों वो क्या है? t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो विद्यार्थियों, अब यह समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आप गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम गति के दो समीकरण, फर्स्ट एंड सेकेंड, वेग समय संबंध के लिए समीकरण एवं समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण ज्ञात करेंगे। जो नेक्स्ट है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, समझते हैं कि किस प्रकार आप वेग समय संबंध के लिए समीकरण एवं समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण ग्राफीय विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, डिस्कस करते हैं वेग समय संबंध के लिए समीकरण। मानकर चलते हैं विद्यार्थियों कि कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, तो एक समान त्वरण से गति करती हुई वस्तु के लिए जो वेग समय ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। इस ग्राफ को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि हमने x अक्ष पर समय को लिया हुआ है और वेग यानी कि वेलोसिटी को y अक्ष पर हमने लिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस डायग्राम को यानी कि इस ग्राफ को देखकर आप ये पता कर पा रहे हैं कि t समय में किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u है वो कितना हो जाता है? v हो जाता है। यानी कि किसी भी समय अंतराल t में किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u है वो u से क्या हो जाता है? v हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग u से v हो रहा है, ये हमको यह बताता है कि जो वस्तु का वेग है वो एक समान दर के साथ परिवर्तित हो रहा है। यानी कि जो वस्तु का वेग है वो एक समान दर के साथ परिवर्तित हो रहा है। अब विद्यार्थियों, इस ग्राफ में हम क्या करते हैं? समय अक्ष पर B से एक लंब खींचते हैं जो इसको बिंदु C पर काटता है और B से
y अक्ष पर क्या खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं जो इसको बिंदु E पर काटता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम देख पा रहे हैं कि जो OA है वो उस वस्तु के इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो प्रारंभिक वेग है उसको प्रदर्शित कर रहा है। जो BC है वस्तु के अंतिम वेग यानी कि V को प्रदर्शित कर रहा है। जो OC है उस वस्तु के समयांतराल T को प्रदर्शित कर रहा है। तो विद्यार्थियों इस डायग्राम यानी कि ग्राफ को देखकर आप ये देख पा रहे हैं, पता कर पा रहे हैं कि जो OA है वो वस्तु के प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित कर रहा है, जो BC है वो वस्तु के अंतिम वेग V को प्रदर्शित कर रहा है, और जो OC है वो वस्तु के समयांतराल T को प्रदर्शित कर रहा है। अब विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, OC यानी कि समय अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं जो BC को बिंदु D पर काटती है, तो विद्यार्थियों जो BD है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, किसी भी समयांतराल T में उस वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को प्रदर्शित कर रही है। तो BD हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम BC में से DC को अगर घटा दें, माइनस कर दें, यानी कि BC में से अगर हम CD को माइनस कर दें तो हम BD कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो BD है वो क्या है, किसी भी समयांतराल में उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर है, यानी कि यहाँ पर जो BD है उस वस्तु के किसी भी समयांतराल T में उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है। अब विद्यार्थियों हम ग्राफ से देख पा रहे हैं कि आप BC कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। BC कैलकुलेट करने के लिए आपको BD प्लस DC करना होगा, यानी कि BC को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, BD में किसको ऐड कर देंगे, DC को ऐड कर देंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों जो DC है उसको किससे हम रिप्लेस कर देंगे, OA से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो DC है वही क्या है, OA, यानी कि BD प्लस OA, यानी कि यहाँ पर जो DC है उसको किससे हमने रिप्लेस कर दिया है, OA से, यानी कि DC और OA की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जो BC है, ये जो BC है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी V को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो OA है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी U को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम BC की जगह पर क्या रख देंगे, V रख देंगे, और D और OA की जगह पर किसको रख देंगे, अपन U को रख देंगे यहाँ पर। तो V इज इक्वल टू BD प्लस U। यहाँ पर विद्यार्थियों जो BD है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आएंगे और जो V है इसको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो हम इस प्रकार भी इस समीकरण को लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू V माइनस U, और इसको हम समीकरण दे देते हैं 1। विद्यार्थियों वेग समय ग्राफ से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण A होता है उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटा लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या है, BD, वेग में परिवर्तन की दर क्या है, BD, जिसको हमने BC में से DC माइनस करके निकाला था। BD क्या है, वेग में परिवर्तन की दर बटा लिया गया समय क्या है, AD क्या है, लिया गया समय। तो यहाँ पर हम AD को किससे रिप्लेस कर देते हैं, OC से। AD को किससे रिप्लेस कर देते हैं, OC से, यानी कि BD अपॉन OC। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जो OC है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T, यानी कि समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A इज इक्वल टू BD अपॉन T, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम इसको आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई T, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो BD इज इक्वल टू AT हो जाएगा, और इसको हम समीकरण नाम दे देंगे 2। विद्यार्थियों जो पहला समीकरण है और जो दूसरा समीकरण है इनको हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर जब दोनों समीकरणों को हम बराबर रखेंगे तो ये हो जाता है V माइनस U इज इक्वल टू AT। U को अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड साइड में लेकर जाने पर क्या समीकरण बन जाता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो V इज इक्वल टू U प्लस AT है वो क्या बताता है, गति के प्रथम समीकरण को बताता है, यानी कि जो V इज इक्वल टू U प्लस AT है वो वेग समय संबंध के लिए समीकरण है, यानी कि ये जो समीकरण है वो गति का प्रथम समीकरण है। विद्यार्थियों अब देखते हैं समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण।
तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु एक समान त्वरण a से चल रही है और एक समान त्वरण a से चलते हुए वो t समय में क्या कर लेती है, s दूरी तय कर लेती है। तो विद्यार्थियों किसी भी वस्तु जो एक समान त्वरण a से चल रही है और t समय में s दूरी तय कर लेती है, तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s को हम वेग समय ग्राफ के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अगर विद्यार्थियों हम इस वेग समय ग्राफ में इस AB रेखा के नीचे घेरे गए क्षेत्रफल को अगर हम ज्ञात कर लें तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों AB जो रेखा है, AB जो लाइन है, इसके नीचे जो घेरा गया क्षेत्रफल है, जो एरिया है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्यार्थियों इस एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, S इज इक्वल टू OABC का क्षेत्रफल। यानी कि अगर हम OABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो OABC का क्षेत्रफल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम OADC इस आयत यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें और उस एरिया में हम ऐड कर दें ADC ट्रायंगल के एरिया को। तो इस रेक्टेंगल के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर लें तो OABC का जो एरिया है वो कैलकुलेट किया जा सकता है और इस एरिया को जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो वह उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हम OABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आयत OADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जिसका फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस इसमें ऐड कर देंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का एरिया ऐड कर देंगे। और विद्यार्थियों हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट। यानी कि यहाँ पर जो बेस है वो AD है और जो हाइट है वो क्या है, BD। और इस वाले फॉर्मूले के लिए जो लंबाई है वो क्या है, OA, और जो चौड़ाई है वो क्या है, OC। OA क्या है, लंबाई, और OC क्या है, चौड़ाई आयत के लिए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई में किसका गुणा कर देंगे, चौड़ाई का, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, AD, और ऊंचाई क्या है, BD। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। विद्यार्थियों सभी जानते हैं कि जो OA है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी U को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो OC है जिसको हम AD भी कह सकते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम T को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो BD है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो BD है वो हमने इससे पहले जो वेग समय संबंध के लिए समीकरण निकाला था उसमें हमने इसको निकाला था, तो वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो OA को हम U से रिप्लेस कर देंगे, OC को हम T से रिप्लेस कर देंगे, 1/2 सेम एज इट इज़ रहेगा, प्लस का साइन बीच में, और AD को किससे रिप्लेस कर देंगे, AD को भी T से रिप्लेस कर देंगे, और BD को किससे रिप्लेस कर देंगे, AT से। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये विद्यार्थियों जो समीकरण है ये गति का द्वितीय समीकरण है, और ये जो समीकरण है वो समय स्थिति संबंध को बताता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आप समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हमने वेग समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण निकाला था। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आप ग्राफीय विधि से दोनों समीकरणों को, यानी कि जो गति के समीकरण हैं दोनों, जो वेग समय स्थिति संबंध और समय स्थिति संबंध को प्रदर्शित करते हैं, उनको आप ग्राफीय विधि के द्वारा इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स से अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।